सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार मित्रों, परिष्कार में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अनिल वशिष्ठ लेकर आया हूं आपके लिए 12th क्लास का आरबीएससी का 2023 के लिए मॉडल पेपर नंबर 2। आज हम बात करेंगे कि जो हमारे 12वीं की परीक्षा होने वाली है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, उसमें जो प्रश्न आने वाले हैं उन प्रश्नों को हम किस तरह से बेहतर तरीके से लिखें कि हमारे अच्छे नंबर आ जाएं, यानी कि यूँ कहें कि 100% मार्क हम प्राप्त कर सकें। तो मित्रों, इसी के संदर्भ में भूगोल विषय के पेपर को लेकर मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, यूँ तो इसके अंतर्गत आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, लेकिन हम थोड़ा सा इसमें ये चाहते हैं कि आपके नंबर जितनी तैयारी की है उस हिसाब से और भी अच्छे आएँ, यानी कि बिल्कुल आप अच्छे नंबर प्राप्त करें। तो इस सब्जेक्ट के माध्यम से आपके अच्छे नंबर आएंगे तो सभी सब्जेक्टों की परसेंटेज आपकी अच्छी बनेगी। इसी के साथ हमारे परिष्कार परिवार के फैकल्टी ने ये पेपर आपके लिए तैयार किया है। इस पेपर में हमारे विभिन्न प्रकार के जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो प्रश्न दिए हैं उन ब्लूप्रिंट के आधार पर हमने ये प्रश्न तैयार किए हैं। तो मित्रों, इसी के साथ हम बात करते हैं जो सेकंड मॉडल टेस्ट पेपर है उसके ऊपर। मित्रों, यहाँ पर ये जो पेपर आएगा उसके अंतर्गत आपके ज्ञान के आधार पर 36.5% अंक निर्धारित हैं। अवबोध के आधार पर आपके 40.17% मार्क निर्धारित हैं। अभिव्यक्ति जो आपको आता है उसको आप कितनी अच्छी तरह से लिखते हैं ताकि एग्जामिनर को वो पता लगे कि आपने बहुत अच्छी तरह से इसको तैयार किया है, उसके लिए आपके 13.39% अंक निर्धारित हैं। और मौलिकता के कि उसमें आप कितना अच्छा अपनी तरफ से बहुत ही प्राकृतिक रूप से उत्तर को लिखते हैं, उसके 9.84% अंक निर्धारित हैं। इस आधार पर आपके जो ये अंक हैं वो आपको अच्छे नंबर दिला सकते हैं और आप अच्छे परसेंटेज प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रश्नों की संख्या होगी जो इस बार का मॉडल पेपर है उसके आधार पर ही हमने तैयार किया है। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दिया है उसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के आपके 13 प्रश्न होंगे जो प्रत्येक 1 अंक का होगा। इसमें अति लघुत्रात्मक प्रश्न है वो 4 होंगे और वो अभी आपके 1 नंबर का 1 प्रश्न होगा। इस प्रकार से आपके 13 और 4 17 नंबर ऐसे हैं जो आपके अति लघुत्रात्मक या वस्तुनिष्ठ हैं और इसमें आपके पूरे नंबर आते हैं, यानी यूँ कहें कि 17 में से 17 नंबर आते हैं। उसके बाद आपके लघुत्रात्मक प्रश्न हैं, उसके 12 प्रश्न आएंगे आपके, प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक का होगा। इसमें आपको 1 लाइन से 2 लाइन के बीच में प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। बहुत महत्वपूर्ण होगा इन प्रश्नों के लिए कि आपका जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न का बिल्कुल टू द पॉइंट उत्तर आपको लिखना है। जैसा हम हमारे मॉडल पेपर में तैयार करके लाए हैं आपको उसी प्रकार से देना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें आपको थोड़ा सा प्रश्न का विस्तार लिखना है, आपको कुछ आंकड़े लिखने होंगे, कुछ उसके अंतर्गत उसकी जो कंसेप्ट है वो लिखना होगा। और ये 3 प्रश्न आपके आएंगे और निबंधात्मक प्रश्न आपके लिए केवल 2 आते हैं और वो प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होता है, यानी कि केवल 2 बड़े प्रश्न आते हैं जो आपको विस्तार से लिखने होते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, फिर आपके मानचित्र के 2 प्रश्न आएंगे, एक भारत का मानचित्र होगा और एक आपका संसार का मानचित्र होगा, वो 2-2 नंबर के होंगे। इस प्रकार से आपका ये पेपर आएगा जो 2023 में आने वाला है और पूरा पेपर आएगा जितना आपका सिलेबस है। ये कुछ आपके लिए निर्देश हैं। आप सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक लिखेंगे। जो आपको पेपर आएगा बोर्ड का उसमें लिखा हुआ होगा, सभी प्रश्न आपके अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें, उसी उत्तर पुस्तिका में आपको अपना उत्तर लिखना है, अलग से कोई पुस्तिका नहीं मिलेगी। उसके बाद में जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। जैसे किसी प्रश्न के 2 खंड होते हैं तो उनको एक साथ में लिखें आप, उसी जगह पर प्रश्न संख्या डाल के। प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतर में किसी प्रकार की त्रुटि या अंतर होने पर या विरोधाभास की स्थिति होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को ही सही माने। चूँकि इसके अंतर्गत हमारे राजस्थान में बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं जो अधिक संख्या में हैं वो सामान्य रूप से हिंदी मीडियम के होते हैं, तो विरोधाभास की स्थिति में आपके हिंदी माध्यम को ही अच्छी तरह से पढ़ने के बाद में उसका आपको उत्तर देना है। हालांकि हिंदी और इंग्लिश में अंतर नहीं आएगा, फिर भी कोई भी पॉइंट ऐसा लगता है तो उसमें हिंदी भाषा को आपको वरीयता दी जाएगी। बाकी प्रश्न बिल्कुल सही आएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एक अपनी शाख है, एक अलग पहचान है देश में, बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं, स्तरीय प्रश्न आते हैं। मित्रों, आगे बढ़ते हैं हम।
संभववाद की संकल्पना के प्रतिपादक कौन हैं? आपको ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न बिल्कुल उसी तरह से तैयार करने हैं जिस तरह से आपके कंपटीशन की परीक्षाओं में आते हैं। तो आपको न केवल अपने उत्तर पर जल्दबाजी करनी है बल्कि चारों ऑप्शनों को बहुत ढंग से पढ़ना है। भूगोल विषय के अंतर्गत आपके बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कंपटीशन की परीक्षाओं में सीधे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आने वाले प्रश्नों से पूछे जाते हैं। तो आप इसको न केवल अपने 12वीं क्लास के लिए बल्कि आने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छी तरह से तैयार करें और आपको बहुत मजबूती मिलेगी इस विषय से। संभववाद की संकल्पना के प्रतिपादक कौन है? ए ऑप्शन पर है आपका रेडजेल, बी पर है ग्रिफिथ टेलर, सी पर है ब्लास और डी पर है कार्ल साबर। इन चार में से आपको एक उत्तर देना है। मित्रों, यहाँ पर ब्लास आपका उत्तर सही हो जाएगा, तो आप सी ऑप्शन को सही करेंगे और ब्लास इसका उत्तर हो जाएगा। क्योंकि संभववाद पूछा है तो आपको ध्यान रखना है, निश्चयवाद की बात आती है तो आपका रेडजेल हो जाता है, संभववाद की बात आ जाती है तो आपका ब्लास हो जाता है, और नवनिश्चयवाद या नवनियतिवाद की बात आती है तो आपका ग्रिफिथ टेलर आ जाता है। इसमें आपको तीनों को बहुत ढंग से ध्यान रखना होगा और जल्दबाजी ना करें, क्योंकि सीरियल से ना पढ़ लें कि पहले पर ये और दूसरे पर ये है, तो दूसरा ना करके आपको ब्लास को सही करना है क्योंकि प्रश्न आपका संभववाद से जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। विश्व में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस महाद्वीप में है? आपको ध्यान रखना है कि न्यूनतम पूछा है, उसके बाद जनसंख्या घनत्व किस महाद्वीप में है। तो आप देखेंगे पहला ऑप्शन है आपका ओशनिया, दूसरा है दक्षिणी अमेरिका, तीसरा है यूरोप और चौथा है आपका उत्तरी अमेरिका। इन चारों में से आपको न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप देखना है। तो मित्रों, आपका है ओशनिया या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपका सबसे कम जनसंख्या घनत्व रखने वाला महाद्वीप है। इसका मतलब मित्रों एक बात अपने को ध्यान रखनी है कि यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला है और उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वतमाला है। यूरोप क्षेत्रफल में थोड़ा इन महाद्वीपों की तुलना में कम है, बड़ा है। ओशनिया आपका ध्यान रखना है कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है इन चारों की तुलना में। इस आधार पर आपको ये अपना उत्तर सही करना है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? आपको बहुत धैर्य के साथ अपने प्रश्न को देखना है। फिर चारों ऑप्शन देखेंगे, 15 से 65 वर्ष, 18 से 60 वर्ष, 15 से 69 वर्ष और 15 से 59 वर्ष। तो यहाँ पर आपको देखना है चारों ऑप्शनों में से पहले आपको ये देखना है 65 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या में 65 नहीं हो सकता, 18 से 60 तो हो सकता है लेकिन 18 नहीं हो सकता, क्योंकि हम देखेंगे अभी जो कार्यशील जनसंख्या की आयु वर्ग रखा गया है तो 15 से 69 भी नहीं हो सकता, यानी कि 65 और 69 तो आपके हो नहीं सकते। इधर आपका 60 हो सकता है और इधर आपका 59 हो सकता है, लेकिन न्यूनतम में आपका 15 आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो सही उत्तर होगा वो 15 से 59 होगा। मित्रों, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, आपको इस ऑप्शन से बचना है कि मताधिकार का अधिकार जो दिया जाता है वो 18 वर्ष पर दिया जाता है, लेकिन जो कार्यशील या सक्रिय जनसंख्या होती है वो आपकी 15 से 59 वर्ष के मध्य रखी गई है। इसको आपको यदि बड़ा प्रश्न लिखना है तो तीनों आयु वर्गों को निर्धारित करते हुए इसका बड़ा उत्तर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल वस्तुनिष्ठ है, तो इस तरह से आपका ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रथम बार मानव विकास प्रतिवेदन रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो आपके चार ऑप्शन हैं, अब्दुल कलाम, महबूब उल हक, एडम स्मिथ और आर्थर होम्स। तो यहाँ पर ये चारों ऑप्शनों में से आपको एक उत्तर सही करना है। तो ये महबूब उल हक के द्वारा प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया और ये 1990 में किया गया। इसमें भारत के अमर्त्य सेन भी शामिल थे और महबूब उल हक जो अर्थशास्त्री हैं ये पाकिस्तान के रहने वाले थे। तो यहाँ पर हमें ये बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है मानव विकास प्रतिवेदन का। मित्रों, आपके 2 बार है, विश्व के भूगोल में भी मानव विकास सूचकांक है और भारत की भी मानव विकास सूचकांक है। तो आपको दोनों तरह से ये प्रश्न बहुत अच्छी तरह से तैयार रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। रसदार फलों की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। रसदार जो फल होते हैं वो कहाँ पर मुख्य रूप से उत्पादित होते हैं? आपको देखना है उत्तरी अफ्रीका में, दूसरा है टुंड्रा प्रदेश में, सी ऑप्शन है आपका दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और डी ऑप्शन है आपका भूमध्य सागर या भूमध्य सागरीय प्रदेश या भूमध्य सागरीय क्षेत्र। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि रसदार फलों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है?
तो आपका भूमध्य सागर, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय प्रदेश रसदार फलों की कृषि के लिए विश्व में जाना जाता है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, चतुर्थ व्यवसाय में कौन सा शामिल है? तो आपको देखना है कि यहाँ पर 4 तरह के व्यवसाय दिए हैं और चतुर्थ में कौन सा शामिल है? पशुचारण है, उद्योग है, परिवहन है या अनुसंधान है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो चतुर्थ डी हो जाएगा। अनुसंधान या शोध को हम चतुर्थ व्यवसाय का अंग मानते हैं, प्रबंधन भी इसका एक पार्ट है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। पशुचारण प्राथमिक व्यवसाय से जुड़ जाता है, उद्योग आपके द्वितीयक व्यवसाय से, परिवहन बैंकिंग व्यापार आपके तृतीयक व्यवसाय से और अनुसंधान या शोध और प्रबंधन आपके चतुर्थ व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। और जो नीति निर्धारण होता है मित्रों वो 5वें व्यवसाय में होता है। तो मुख्य रूप से मानव के 5 क्रियाकलाप होते हैं, 5 व्यवसाय होते हैं, 5 आर्थिक क्रियाएं होती हैं जिनसे मानव को आय प्राप्त होती है। तो आपको ये ध्यान रखने हैं, मुख्य रूप से 3 होते हैं, तीसरे में जब चौथा जुड़ता है तो शोध, अनुसंधान और प्रबंधन है, और नीति निर्धारण जब होता है तो 5वां व्यवसाय जुड़ जाता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? आपका फैक्ट से जुड़ा हुआ प्रश्न है, आपको देखना है। 9,322 किलोमीटर, 7,050 किलोमीटर, 6,100 किलोमीटर और 7,516 किलोमीटर। इस आधार पर आपको ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई बतानी है। तो तटरेखा की लंबाई है तो भारत की ये तो नहीं है। इसके बाद ये भी तटरेखा से जुड़ा हुआ प्रश्न है, ये आपका उत्तर नहीं है। तो इसका मतलब आपका ए ऑप्शन सही है। इस तरह से आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 9,322 किलोमीटर जो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो मुख्य रूप से रूस से होकर गुजरता है, यूरोप और एशिया को जोड़ता है। अगला प्रश्न है आपका, UNDP 2016 के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक है कितना है? आपको देखना है। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP मानव विकास सूचकांक प्रस्तुत करती है। उसके अंतर्गत भारत का मानव विकास सूचकांक कितना है? 0.624, 0.724, 0.524 और 0.824। मित्रों आपको ध्यान रखना है कि भारत मानव विकास सूचकांक में मध्यम स्तर पर आता है। तो यहाँ पर ये तो हो नहीं सकता, इस प्रकार आपको ये फैक्ट से ध्यान रखना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 0.624 ये सूचकांक है, और ये सूचकांक हमेशा 0 से 1 के मध्य में रहता है। इस तरह से आपको देखना है, और ये भी ध्यान रखना है इसके साथ साथ कि सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है और सबसे कम वाला मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है। इसी के साथ भारत के निवासी होने के कारण हमें भारत देश का मानव विकास सूचकांक और उसका क्रम भी ध्यान रखना है। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा 0.624। आगे बढ़ते हैं, किसी झील या तालाब के किनारे कौन सा प्रतिरूप विकसित होता है? कोई झील है या तालाब है मान लीजिए, तो इस झील या तालाब के चारों ओर कौन सा प्रतिरूप विकसित होगा? क्या आयताकार होगा, क्या रेखिक होगा, क्या वृत्ताकार होगा या तारे के समान होगा? तो मित्रों यहाँ पर 2 चीज़ तो आपकी क्लियर हैं कि रेखिक तो नहीं होगा और तारे के समान भी नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 उत्तरों में से आपको बहुत अच्छी तरह से पहचानना है कि आयताकार है या वृत्ताकार है। तो इस दृष्टिकोण से यदि ये प्रश्न आपको आता है तो बहुत अच्छी तरह से आपको वृत्ताकार रखना है, क्योंकि झील या तालाब जो होता है उसके चारों तरफ जो अधिवास विकसित हो जाएंगे उसके आधार पर वृत्ताकार विकसित हो जाएगा। गारंटी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आयताकार रूप में झील या तालाब हो, लेकिन वृत्ताकार रूप में उसके चारों ओर जिस तरह से वो फैला हुआ है वहाँ पर आवास विकसित हो जाते हैं। तो यहाँ पर आयत और वृत्त से आप बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से सोच समझ के सटीकता के साथ अपना उत्तर दीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न है आपका। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत में राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई? खाली स्थान वाला प्रश्न है, तो आपको एक शब्द लिखना है यहाँ पर। तो आपको ध्यान रखना होगा कि भारत में राष्ट्रीय जल नीति जो लागू की जाती है वो 2002 में की गई है। सन 2002 आपका उत्तर हो जाएगा। 1 नंबर का प्रश्न हो जाता है आपका। भारत में प्रथम सफल इस्पात संयंत्र में से स्थापित किया गया। भारत में प्रथम सफल इस्पात संयंत्र, ये से नहीं आएगा, में स्थापित किया गया। इसका मतलब आपको पुनः सन वाला ध्यान रखना है। तो इसका सही उत्तर है आपका जमशेदपुर।
जमशेदपुर स्थान से जुड़ा हुआ है। कहाँ पर स्थापित किया गया? में। अब यहाँ पर सन भी हो सकता था आपका और स्थान भी हो सकता है, तो आप ध्यान रख के इस प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छी तरह से सटीकता से दीजिए। चूँकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार प्रश्न की उत्तर कुंजी भी आती है और उसमें से यदि आपको 2 प्रश्न लिखने हैं तो इसमें दोनों उत्तर आप लिख सकते हैं कि भारत में प्रथम सफल इस्पात संयंत्र जमशेदपुर में स्थापित किया गया, ये भी आपका उत्तर सही है। और यदि ये आ जाए कि ये 1907 में स्थापित किया गया तो ये भी आपका उत्तर सही होना चाहिए, लेकिन वो निर्धारित करेगा कि वो एग्जामिनर ने उसको किस दृष्टिकोण से निर्धारित किया है। लेकिन आपको यदि इसमें यदि पता है तो दोनों उत्तरों को आप लिख सकते हो, एक को कोष्टक लगा के कि 1907 में भी स्थापित हुआ है और ये जमशेदपुर में भी स्थापित हुआ है, लेकिन ये भारत का प्रथम सफल इस्पात संयंत्र है जो जमशेद जी ने किया था जमशेदपुर में। तत्कालीन ये साक्ची नामक स्थान पर था, तो इसके बारे में हमें बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए, लेकिन प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से अटेम्प्ट करना है। अगला प्रश्न है, आवर कॉमन फ्यूचर ब्रंटलैंड रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई। अब ये आपको पुनः देखना है कि ये कहाँ प्रस्तुत की गई, कब प्रस्तुत की गई। तो ये 1987 में प्रस्तुत की गई है। ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है, आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से इसको प्रस्तुत किया गया। और ये किससे संबंधित है? यदि ये आता है तो आपको ध्यान रखना है कि ये रिपोर्ट हमारी सतत विकास से संबंधित है। इस तरह से मित्रों आपको फैक्ट भी ध्यान रखना है और इसका कंसेप्ट भी ध्यान रखना है कि सतत विकास के लिए कौन सी रिपोर्ट तैयार की गई, कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तो आपके ब्रंटलैंड रिपोर्ट है। धारावी एशिया की गंदी बस्ती में स्थित है। अब पुनः आपको स्थान पहचानना है, जो कि भूगोल के शब्द स्थान से बहुत अधिक पूछे जाते हैं, स्थान से जुड़े हुए हैं। स्थान एक विषय है, स्थान एक विज्ञान है भूगोल। तो धारावी एशिया की गंदी बस्ती है, वो मुंबई में है, जिसको हम स्लम कहते हैं। मुंबई स्लम के अंतर्गत ये धारावी है, एक गंदी बस्ती के रूप में जानी जाती है। और कहीं ना कहीं मदर टेरेसा का नाम इस गंदी बस्तियों के विकास से जुड़ा हुआ है, वो भी आपको स्मृति में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों की तरफ चलते हैं। किन्हीं 2 तृतीय क्रियाओं को लिखिए। आपको ध्यान रखना है, क्रियाकलाप, व्यवसाय, आर्थिक क्रियाएं हमारे जुड़ी हुई हैं, सिलेबस में है, किताब में है। बहुत अच्छी तरह से उनको प्राथमिक क्रियाओं को, द्वितीय क्रियाओं को, तृतीयक और चतुर्थक और पंचम क्रियाओं को दिया हुआ है। तो उसमें से आपको तृतीय क्रियाकलापों को लिखना है। मित्रों, परिवहन है, वो तृतीयक व्यवसाय का अंग है, तृतीयक क्रिया में शामिल है। बैंकिंग है, व्यापार है, संचार है। तो इस तरह से हम देखते हैं तो तृतीयक क्रियाकलाप में या तृतीयक व्यवसाय में या तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में ये क्रियाएं शामिल होती हैं और ये मूल रूप से सेवा सेक्टर से जुड़े हुए होते हैं। तो इसमें परिवहन, बैंकिंग, व्यापार, संचार आपको उत्तर लिखना है। मानव भूगोल में नवनिश्चयवाद से क्या अभिप्राय है? आपको देखना है कि नवनिश्चयवाद क्या है, किस तरह से इसको हम इंगित करते हैं, किस तरह से हम लिखते हैं। तो यहाँ पर देखना है अपने को उत्तर, प्रकृति एवं मानवीय ज्ञान क्रियाशीलता को वरीयता दी गई है। इसका मतलब आपको किस तरह से लिखना है? नवनिश्चयवाद। यदि आपकी निश्चयवाद की बात आती है, केवल निश्चयवाद की बात आती है, तो आपको प्रकृति की क्रियाओं को यानी प्राकृतिक को अधिक महत्व दिया गया है। प्राकृतिक का मतलब प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक क्रियाकलाप, प्राकृतिक धारणाएं यानी कि जलवायु आदि को अधिक महत्व दिया गया है। ये कहा गया है कि मानव प्रकृति के अनुसार अपना विकास निर्धारित करता है, ये निश्चयवाद है। और यदि संभववाद की बात आती है, संभववाद, तो इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है जिसमें मानव के संभववाद, जिसमें मानव के ज्ञान को मानवीय ज्ञान, मानव का ज्ञान या मानवीय ज्ञान को श्रेष्ठ बताया गया है, वरीयता दी गई है। यानी कि एक तरफ प्रकृति को प्राकृतिकवाद, एक तरफ मानव को मानवीयवाद या मानवीय ज्ञान को अधिक श्रेष्ठ बताया या प्राकृतिक ज्ञान को। तो ये तो पहला तो हो जाता है आपका निश्चयवाद, जिसमें प्रकृति को अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। दूसरा है आपका संभववाद, जिसमें मानवीय ज्ञान को अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। और जो नवनिश्चयवाद है ये कहता है कि इन दोनों के अंतर्गत दोनों का सामंजस्य होता है, दोनों के साथ एक विकास का नया मार्ग अपनाया जाता है, एक विकास की प्रक्रिया अपनाई जाती है। यानी यूँ कहें कि प्रकृति भी श्रेष्ठ है, मानव भी श्रेष्ठ है, दोनों का एक तरह से समान योगदान है। प्रकृति मानव को उपहार देती है, मानव अपने ज्ञान से, अपनी क्रियाशीलता से, अपनी
बुद्धि से, विवेक से उसको अपने अनुसार ढालता है, वो प्रक्रिया नवनिश्चयवाद कहलाती है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं जिसमें प्राकृतिक और मानवीय दोनों को वरीयता देते हुए एक मध्य का रास्ता निकाला गया है, जिसे नवनिश्चयवाद कहते हैं। और मित्रों, एक शब्द और लिख सकते हैं हम इसको, कि इसी को हम रुको और जाओ संकल्पना के नाम से भी जानते हैं। चूँकि किसी भी चीज़ को न केवल मानव निर्धारित कर सकता है और न केवल प्रकृति निर्धारित कर सकती है, क्योंकि मानव के विकास में प्रकृति और मानव दोनों का समान योगदान होता है, ऐसा नवनिश्चयवाद विचारधारा वालों का मानना है। और इसके प्रतिपादक थे ग्रिफिथ टेलर। अपवाह बेसिन से क्या अभिप्राय है? अपवाह बेसिन, तो सामान्य रूप से इसका उत्तर लिखेंगे हम, नदी का प्रवाह क्षेत्र। नदी का प्रवाह क्षेत्र जहाँ से विभिन्न धाराएं आकर एक क्षेत्र में होकर नदी के मुख्य नदी में आकर मिलती हैं, तो वो उसका वो जो पिछला वाला भाग होता है जहाँ से अनेक नदी नाले या वितरकाएं उसमें आकर मिलती हैं, तो वो सब मिलकर आपका क्या कहलाता है? अपवाह बेसिन। अपवाह जो बहता हुआ नदी में पानी जो बहता है, जहाँ जहाँ से होकर वो पानी एकत्रित होता है, वो उसका क्षेत्र कहलाता है। जैसे चंबल बेसिन है, माई बेसिन है, लूनी बेसिन है, इस तरह से अपवाह बेसिन क्षेत्र कहलाता है। बागाती कृषि से क्या तात्पर्य है? आपको बताना है कि ऐसी कृषि जो बाग लगाकर की जाती है या बागानों में की जाती है, जो कृषि सामान्य रूप से 1 वर्ष से अधिक समय में तैयार होती है, लेकिन वो कैसे की जाएगी? बाग लगाकर, और उसे हम बागाती कृषि कहते हैं सामान्य रूप से। जैसे इसका एक उदाहरण भी आप दे सकते हैं, जैसे चाय की कृषि है तो ये बाग लगाकर की जाती है, तो बागाती कृषि का उदाहरण है। इस तरह से बागाती कृषि से क्या तात्पर्य है, तो आप दोनों बता दीजिएगा कि जो बाग लगाकर की जाती है या बागानों में की जाती है। एक उदाहरण चाय हो सकता है, आपका कॉफ़ी भी हो सकता है, नारियल भी है और रबर भी है। ये बागाती कृषि के अंतर्गत आने वाली प्रमुख फसलें हैं जिसमें बाग लगाकर की जाती है। लघुत्तरात्मक प्रश्नों की ओर चलते हैं। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि से क्या अभिप्राय है? मित्रों, प्रश्न बहुत सटीक होते हैं, इनके उत्तर लगभग सीधे सीधे होते हैं, एक लाइन में होते हैं या 2 लाइन में होते हैं। तो यहाँ पर लघुत्तरात्मक में थोड़ा सा प्रश्न की जो भाषा है वो आगे बढ़ जाती है। आप देखेंगे कि जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर से क्या अर्थ है, यानी वृद्धि भी जो आपको बतानी है लेकिन वास्तविक वृद्धि बतानी है। यदि हम कहें कि जन्म दर और मृत्यु दर ये जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले 2 मुख्य भाग हैं, जन्म दर और मृत्यु दर। यदि ये कहा जाए कि जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर कम है तो ये जनसंख्या की वृद्धि होती है। लेकिन यदि ये कहा जाए ये जन्म दर है और मृत्यु दर है, तो ये तो एक पार्ट हो गया आपका कि जनसंख्या की वृद्धि को स्पष्ट करता है। लेकिन वास्तविक क्या है, रियल पोजीशन क्या होती है कि जनसंख्या वृद्धि कब हो रही है, कितनी हो रही है, कहाँ हो रही है, तो उसमें आपको ये 2 शब्द और ध्यान रखने होंगे कि ये तो साथ चलेंगे, जन्म दर और मृत्यु दर तो साथ चलेंगे, लेकिन इसमें जो आने वाले लोग हैं उनका आप्रवास जुड़ जाएगा। इसका मतलब ये इसमें शामिल हो जाता है कि जिस क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसमें जो लोग बाहर से आकर रहते हैं वो जुड़ जाते हैं, और इसमें से ये घट जाएगा उत्प्रवास। तो जो जाने वाले लोग होते हैं जो अपने स्थान से छोड़कर चले जाते हैं उसे हम उत्प्रवास कहते हैं। तो उत्प्रवास वालों को इसमें से घटा दिया जाता है, तब जो जनसंख्या वृद्धि होती है वो वास्तविक वृद्धि होती है। तो यहाँ पर आपके 2 शब्द बनते हैं कि जनसंख्या वृद्धि क्या है और जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि क्या है। तो इस तरह से आपको ये उत्तर बहुत अच्छी भाषा में लिखना है। मानव विकास के 4 स्तंभ लिखिए। मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं वो आपको ध्यान रखना है। ये हैं, एक तो है समता, जिसमें समता की बात की गई है। दूसरा है सतत पोषणीयता, जिसमें सतत पोषणीय लगातार विकास की बात कही गई है, क्योंकि मानव विकास को पूछा गया है। 4 स्तंभ इसके माने गए हैं। उत्पादकता है, किसकी चीज़ की कितनी उत्पादकता है, इसको मानव विकास का आधार माना गया है, स्तंभ माना गया है। और सशक्तिकरण कितना है उस पर, यह भी मानव विकास का एक आधार स्तंभ है। तो मानव विकास के 4 स्तंभों में समता को आना है, सतत पोषणीय विकास है, उत्पादकता है और सशक्तिकरण है। मित्रों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि शिक्षा भी मानव के विकास से जुड़ा हुआ है, उसकी आयु भी जुड़ी हुई है, उसका जो प्रति व्यक्ति आय है वो भी जुड़ी हुई है। लेकिन आपको यदि 4 स्तंभ आते हैं तो मानव विकास के समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण लिखना है।
यदि मानव विकास को क्या प्रभावित करते हैं, मानव विकास कैसे निर्धारित होता है, मानव विकास सूचकांक में किस किस को शामिल किया जाता है, यदि ये पूछा जाता है तो फिर आपका उत्तर अलग हो जाएगा। लेकिन स्तंभ आपके 4 ये हो जाते हैं। इस तरह से हम तैयार रखेंगे। ओपेक को स्पष्ट कीजिए, OPEC। तो आपको बहुत अच्छी तरह से यहीं से स्पष्ट करना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक। हिंदी में ओपेक लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन संगठन है ऑफ किसका, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोल निर्यात करने वाले देशों का संगठन है। इसको 1949 में स्थापित किया गया और इसका जो मुख्यालय है वो वियना में है और वियना आपके ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो तेल उत्पादन को बढ़ाने के लिए, तेल उत्पादन को आगे बढ़ाने के लिए ओपेक की स्थापना की जाती है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, वियना में। इस तरह से आपका ये उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, द्विपार्श्विक व्यापार किसे कहते हैं? द्विपार्श्विक व्यापार दो देशों के द्वारा किया जाता है। दो पार्श्व, दो भाग, दो कोई भी बिंदु, यानी कि दो पार्श्विक जिसके दो पक्ष होते हैं, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दो देशों के द्वारा एक दूसरे के साथ किया जाता है, उसे हम दो पार्श्विक व्यापार कहते हैं। और बहुत से राष्ट्रों के मध्य किया जाता है तो उसे बहुपार्श्विक कहते हैं। इस तरह से आप इसका उत्तर प्रश्न के आधार पर लिखेंगे। यदि द्विपार्श्विक और बहुपार्श्विक आता है तो आपको दोनों लिखने, और द्विपार्श्विक आता है तो दो को स्पष्ट कर देना है। इन दोनों देशों के मध्य में आपस में निर्दिष्ट वस्तुओं का व्यापार करने के लिए सहमति ली जाती है, सहमति दी जाती है। जब दो देश किसी व्यापार को संचालित करते हैं तो उनमें आपस में सहमति लेनी होती है कि निर्यात करने वाली वस्तुओं के लिए और आयात करने वाली वस्तुओं के लिए दोनों की सहमति होना आवश्यक है। इसे हम द्विपार्श्विक व्यापार कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सुएज नहर की स्थिति को बताइए। आपको देखना है, एक आपका व्यापार से जुड़ा हुआ प्रश्न है, एक आपका सुएज नहर से परिवहन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो आप बता देंगे कि सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से जितना आपकी स्टडी है उसी के आधार पर आपको अपना उत्तर देना है। मूल बात इसमें ध्यान रखनी है कि हमारा कोई भी फैक्ट या कोई भी शब्द गलत नहीं होना चाहिए। जितना हमें आता है उसी हिसाब से हम हमारे उत्तर को बढ़ाएंगे, क्योंकि ये सुएज नहर की स्थिति को आप इस तरह भी स्पष्ट कर सकते हो कि भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है और इसका जो निर्माण किया गया वो 1869 में किया गया। एक प्रश्न आपका इस तरह से तैयार हो जाता है और ये एक तरह से आपका पूरा भी उत्तर है। लेकिन आप इसको और अच्छी तरह से डिफाइन करना चाहते हैं तो आपको बताना होगा कि सुएज नहर भूमध्य सागर में स्थित पोर्ट सईद बंदरगाह, जो कहाँ पर स्थित है, भूमध्य सागर में, और दक्षिण में स्थित पोर्ट सुएज, इसका मतलब जो लाल सागर में है वो पोर्ट सुएज है और जो भूमध्य सागर में है वो पोर्ट सईद है। तो पोर्ट सईद से पोर्ट सुएज तक हमारी सुएज नहर है। और यदि इसको ये कहेंगे आप भूमध्य सागर से लाल सागर से जोड़ती है तो एक पार्ट ये हो जाता है, भूमध्य सागर में स्थित पोर्ट सईद बंदरगाह से लाल सागर में स्थित पोर्ट सुएज के मध्य में दोनों को आपस में जोड़ती है। इसका निर्माण 1869 में किया गया। चूँकि यहाँ पर लघुत्तरात्मक प्रश्न है तो आपको इतने में बता देना है। यदि इस पर और बड़ा प्रश्न आता है तो सुएज नहर का निर्माण आप बहुत अच्छी तरह से 3 नंबर का भी बता सकते हैं, 4 का भी बता सकते हैं, क्योंकि इस पर बड़ा प्रश्न भी बनता है। फिर आपको उसके निर्माण की प्रक्रिया बतानी होगी, इसको किसने संचालित किया था, फिर आपको फर्डिनेंड डी लेसेप्स का नाम लेना होगा, फिर इसमें मिस्र का भी नाम आ जाएगा, उसको आपको फिर बताना है। लेकिन यहाँ पर ये लघुत्तरात्मक रूप में है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। जनसंख्या घनत्व एवं वितरण में अंतर बताइए। तो 2 शब्द हैं यहाँ पर, एक तो जनसंख्या का घनत्व बताना है, एक आपको जनसंख्या का वितरण बताना है। आप देखेंगे पहले जनसंख्या वितरण की बात करते हैं। जनसंख्या वितरण, किसी क्षेत्र पर लोग किस प्रकार वितरित हैं, या यूँ कहें कि जनसंख्या का प्रारूप किस प्रकार का है, किसी स्थान पर जनसंख्या किस प्रकार से निवास कर रही है। किसी स्थान पर जनसंख्या अधिक है, कहीं पर कम है। हम जानते हैं कि जनसंख्या का वितरण एक समान नहीं है, इसे हम जनसंख्या का प्रारूप नाम देते हैं। जनसंख्या का कोई जनसंख्या, जैसे किसी भी क्षेत्र की बात करें, भारत की बात करें या विश्व की बात करें, तो विश्व में चीन में अधिक है, भारत में उससे कम है।
अफ्रीका में कम है जनसंख्या उस सहारा वाले क्षेत्र में, लेकिन यूरोप के अंतर्गत अधिक है। पहाड़ी क्षेत्रों पर जनसंख्या कम है, तो किसी स्थान पर कम या अधिक लोगों के निवास को या वितरण को हम जनसंख्या का वितरण कहते हैं। एक उदाहरण आप दे सकते हैं, किसी भी क्षेत्र का दे सकते हैं, चाहे भारत का दें चाहे चीन का दें, या एक पहाड़ी क्षेत्र का दे सकते हैं कि जहाँ पर जनसंख्या कम है या अधिक है। एक और भी उच्च स्तर का उदाहरण हो जाता है कि यदि आप देखते हैं कि विश्व के 90% क्षेत्र ऐसे हैं, 90% क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर केवल 10% जनसंख्या निवास करती है, और 10% क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर विश्व की 90% जनसंख्या निवास करती है। इस आधार पर आपको ये दोनों चीज़ें उस जनसंख्या के वितरण से जोड़कर लिखनी है। मित्रों बहुत अच्छी तरह से बताइएगा, उदाहरण सहित बताइएगा। और जनसंख्या घनत्व क्या है? तो जनसंख्या और किसी स्थान के क्षेत्रफल के मध्य में जो अनुपात होता है वो आपका जनसंख्या घनत्व कहलाता है। आप इसे यूँ लिख भी सकते हैं, जनसंख्या घनत्व बराबर क्षेत्रफल और किसके मध्य में? जनसंख्या के मध्य में क्या है? अनुपात है। तो जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, ये आपका जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। और फिर घनत्व के विभिन्न प्रकार हो जाते हैं। इस तरह से आपको ये उत्तर बहुत अच्छी तरह से लिखना है। लघुत्तरात्मक प्रश्न में आप्रवास एवं उत्प्रवास में अंतर कीजिए। आप्रवास क्या है, उत्प्रवास क्या है, इसको आपको बताना है। आप्रवास प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं आप्रवासी कहलाते हैं। और उत्प्रवास क्या है? प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं। इसका मतलब है यदि कोई किसी स्थान पर आकर रहता है, प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं और वहां जाकर रहने लग जाते हैं, तो वो अप्रवासी होते हैं और वो वास्तविक जनसंख्या वृद्धि में जोड़े जाते हैं। और उत्प्रवासी जो किसी नए स्थान से एक स्थान से बाहर चले जाते हैं, या जो चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, उन्हें हम उत्प्रवासी कहते हैं। और जब ये उत्प्रवासी किसी स्थान से चले जाते हैं तो वहाँ इनकी गिनती नहीं होती है और इसे हम वास्तविक जनसंख्या वृद्धि में शामिल नहीं करते हैं। तो इस तरह से आपको आप्रवास और उत्प्रवास को बताना है। विश्व नगरी से क्या अभिप्राय है, ये उत्तर आपको देना है। विश्व नगरी यह यूनानी शब्द मेगालोपोलिस से बना है, जिसका अर्थ होता है विशाल नगर। इसका प्रयोग 1957 में जीन गोटमैन ने किया था। ये देखिए आप लोग किस तरह से अपने उत्तर को डिजाइन करेंगे। यह बड़ा महानगर प्रदेश होता है जिसमें सन नगरों का समूह होता है। सन नगर का मतलब दो नगर आपस में मिल जाते हैं। विश्व नगरी का सबसे अच्छा उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जहाँ उत्तर में बोस्टन है और दक्षिण में वाशिंगटन तक नगरीय भूदृश्य के रूप में दिखाई देता है, या बोस्टन और वाशिंगटन आपस में मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो इसे विश्व नगरी के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है विशाल नगर। तो एक बार ये प्रश्न भी आ चुका है आपका, विश्व नगरी का सबसे पहले उपयोग किसने किया था, नाम किसने दिया था? तो जीन गोटमैन को ध्यान रखना है। 1957 में दिया था, ये सन हो जाता है। और इसको किस नाम से जाना जाता है? विश्व नगरी के नाम से, जो मेगालोपोलिस शब्द से बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा को संक्षिप्त में बताइए। देखिए 1.5 नंबर के हिसाब से किस तरह से आपको बताना है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई। तो आपको एक फैक्ट तो ये ध्यान रखना है कि जैसे देश आज़ाद हो जाता है तो 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। 1954 में ट्राम्बे में परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना की गई है। 48 में ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई और 54 में आपके परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना की गई। चूँकि कई हमारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो सन से सीधे जुड़े हुए होते हैं। तो 48 से 54 में ट्राम्बे में, और ट्राम्बे मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र में है। इसका मतलब हमें ये ध्यान रखना है स्थापना की गई, जिसे बाद में 1967 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नाम से जाना जाता है। होमी जहांगीर भाभा जिन्होंने इसको बहुत अधिक आगे विकसित किया था, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नाम से 1967 में इसका नाम किया गया। भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर में स्थापित किया गया। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर 3 से 4 फैक्ट हो जाते हैं हमारे। और भारत का परमाणु ऊर्जा का जो संक्षिप्त परिचय है वो हो जाता है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हो गई, परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना हो गई,
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का नाम दे दिया गया और प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर में स्थापित किया गया। और तारापुर है हमारा महाराष्ट्र में। तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र आपका महाराष्ट्र में लगता है। चूँकि इसी के साथ हमें राजस्थान के होने के नाते ये ध्यान रखना है कि द्वितीय नंबर का जो केंद्र है वो हमारा राजस्थान में लगता है, चित्तौड़गढ़ जिले में रावतबाटा में लगता है। तो पहला तारापुर में, दूसरा रावतबाटा में। ये भी हम ध्यान रखेंगे हमारी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। भरमौर जनजातीय क्षेत्र कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की, चंबा जिला है, 2 तहसीलें हैं जिसमें भरमौर और होली में यह है भरमौर जनजाति का क्षेत्र स्थित है। 21 नवंबर 1975 को इसे अधिसूचित किया गया। यह गद्दी जनजाति समुदाय का आवास है। तो आपके इस तरह से भरमौर जनजाति को 1 से 2 लाइन में आपको बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर देना है ताकि आपके नंबर पूरे आ सकें। तो आप ध्यान रखेंगे हिमाचल प्रदेश, चंबा जिला है, भरमौर और होली तहसील में है। 21 नवंबर 1975 को इसे अधिसूचित किया गया और यह गद्दी जनजातीय समुदाय से जुड़ा हुआ है या उसका आवास है। इस तरह से आपका बहुत अच्छा सटीक उत्तर हो जाएगा। कांदला पत्तन के विकास को लिखिए। मित्रों, कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर कांदला पत्तन अवस्थित है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ज़रूरतों को पूरा करने और मुंबई पत्तन पर दबाव को घटाने के लिए इसे विकसित किया गया। इस तरह से भारत के गुजरात राज्य में ये कांदला बंदरगाह स्थित है। तो आपको ये बता देना है गुजरात में है, गुजरात में कांदला बंदरगाह है। आपको एक चीज़ इसके इतिहास में और जाना है कि जब कराची बंदरगाह पाकिस्तान में चला गया तो कराची बंदरगाह की कमी को पूरा करने के लिए कांदला बंदरगाह विकसित किया गया। लेकिन जब बात भारत की आ जाती है तो मुंबई बंदरगाह पर जो दबाव ज़्यादा था उसे कम करने के लिए भी इसे विकसित किया जाता है। ये आपको कांदला पत्तन के विकास को ध्यान में रखते हुए बतानी है। इस तरह से आपका बहुत शानदार उत्तर होगा। भारत में टेलीविज़न के विकास को बताइए। टेलीविज़न का प्रारंभ भारत में 1959 में हुआ। 1976 में टीवी को ऑल इंडिया रेडियो से विगलित कर दिया गया, उसमें मिला दिया गया और इसे दूरदर्शन डीडी के नाम से, डीडी के नाम से एक अलग पहचान दी गई। तो इस तरह से भारत में टेलीविज़न के विकास को आप बता सकते हैं। 1959 में हुआ था, ऑल इंडिया से विगलित कर दिया गया और दूरदर्शन के नाम से, इसको डीडी के नाम से 1976 में ऑल इंडिया से विगलित किया गया और वर्तमान में से दूरदर्शन डीडी के नाम से अलग पहचान दी गई। व्यापार संतुलन से क्या अभिप्राय है? इसके अंतर्गत हम देखते हैं मित्रों, व्यापार संतुलन 2 वस्तुओं का लेन देन, आयात निर्यात व्यापार से जुड़ा हुआ होता है, चाहे वो राष्ट्रीय व्यापार हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो। व्यापार संतुलन क्या है? एक देश के द्वारा अन्य देशों को आयात एवं इसी प्रकार निर्यात, आयात और निर्यात से व्यापार बनता है। की गई वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा, कितनी मात्रा में, कितना उसका परिमाण है, उसकी जो वो स्थिति है वो कितना है, कितना व्यापार कर रहे, कम है अधिक है, का प्रलेखन करता है व्यापार संतुलन। यदि आयात का मूल्य देश के निर्यात मूल्य की अपेक्षा अधिक है, आयात और निर्यात, यदि आयात अधिक है और निर्यात कम है तो देश का व्यापार संतुलन ऋणात्मक होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। और यदि आपका धनात्मक व्यापार संतुलन है तो आपका आयात कम है और निर्यात अधिक है। इसका मतलब आप निर्यात वस्तुओं को अधिक कर रहे हैं तो आपका व्यापार संतुलन हो जाएगा धनात्मक अथवा अनुकूल, क्योंकि निर्यात अधिक करेंगे तो हमें आय होगी, पूंजी प्राप्त होगी, और आयात अधिक करेंगे तो पूंजी हमें खर्च करनी पड़ेगी। तो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों शब्द आपको बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करने हैं। ये हमारा व्यापार संतुलन से जुड़ जाएगा। बहुत अच्छी तरह से बताइएगा। टाटा लौह इस्पात कंपनी के बारे में बताइए। टाटा लौह इस्पात कंपनी, जिसे हम टिस्को के नाम से जानते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, वर्तमान झारखंड राज्य के जमशेदपुर में है, स्थित है। इस कारखाने को स्वर्ण रेखा और खारकोई नदियों से जल की आपूर्ति हो जाती है। नुआ मंडी और बादाम पहाड़ से लौह अयस्क प्राप्त हो जाता है।
उड़ीसा और झारखंड से कोयले की प्राप्ति हो जाती है। यह कारखाना मुंबई कोलकाता रेल मार्ग पर स्थित है। इसकी स्थापना 1907 में की गई। इस तरह से आप इस उत्तर को बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं और हम चाहते हैं कि आपका 1.5 नंबर का है तो ये 1.5 नंबर का आपको मिले। यदि 3 का आता है तो इसको आप 3 नंबर का हल करें। यदि ये 4 का भी आ जाता है तो 4 का भी उत्तर लिखने की इसमें सामर्थ्य है। इस तरह से आपको प्रश्न बहुत अच्छी तरह से किस तरह से कितना पूछा गया है। तो टाटा लौह इस्पात कंपनी के बारे में आप बता सकते हैं। 1907 में स्थापना की गई, निजी क्षेत्र में है, जमशेद जी द्वारा की गई। इसके बाद ये आपके झारखंड राज्य में है। जल की आपूर्ति स्वर्ण रेखा और खारकोई नदियों से होती है। बादाम पहाड़ से आपका कोई लोहा अयस्क मिल जाता है, झारखंड से आपको कोयला मिल जाता है। इस तरह से भारत का प्रथम सफल लौह इस्पात केंद्र आपका जमशेदपुर में विकसित होता है। इस तरह से अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारत के प्रमुख 3 बंदरगाहों के बारे में बताइए। प्रमुख 3 बंदरगाह। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई की। यह एक प्राकृतिक पत्तन और देश का सबसे बड़ा पत्तन है। यह पत्तन हम जानते हैं किस महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र राज्य में मुंबई है। मुंबई एक द्वीप पर बसा हुआ है। इसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। मुंबई के बारे में जब पढ़ेंगे, भूमध्य सागरीय देशों, अभी हम बात कर रहे थे सुएज नहर की, तो सुएज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो भूमध्य सागरीय देशों यानी भूमध्य सागर पर स्थित देशों को ये जोड़ता है। उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप के देशों के सामान्य मार्ग के निकट स्थित है, जहां से देश के विदेशी व्यापार का अधिकांश भाग संचालित होता है। इस तरह से आपको मुंबई को बताना है। मुंबई बंदरगाह, मुंबई पत्तन। दूसरा है कोलकाता पत्तन। कोलकाता हम जानते हैं हुगली नदी के किनारे पर अवस्थित है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कोलकाता शहर या कोलकाता बंदरगाह हमारा हुगली नदी के किनारे पर अवस्थित है, जो बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर स्थल में अंदर स्थित है। मुंबई पत्तन की भांति इसका विकास भी अंग्रेजों द्वारा किया गया। ये ध्यान रखना है कि अंग्रेजों को हम हमारे विकास के साथ भी पॉजिटिव रूप में जोड़ते हैं। तो उन्होंने भारत में बहुत विकास के लिए अपने कई कार्य किए थे, जिसके माध्यम से हम विकसित होने की दौड़ में हैं। इस पत्तन अंग्रेजों द्वारा विकसित किया गया। कोलकाता को ब्रिटिश भारत की राजधानी होने का प्रारंभिक श्रेय है। हम जानते हैं कि 1911 से पहले हमारे देश की राजधानी थी वो कोलकाता में थी। प्रारंभिक लाभ प्राप्त हुआ और जहाँ राजधानी थी तो वहाँ विकास होना स्वाभाविक है। ये दूसरा बंदरगाह हो जाएगा आपका। तीसरा है चेन्नई पत्तन। मुंबई पश्चिमी तट पर, कोलकाता पूर्वी तट पर और चेन्नई भी आपका पूर्वी तट पर स्थित है। और चेन्नई आपका तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। यह सबसे पुराने पत्तनों में से एक है। यह एक कृत्रिम पत्तन है जिसे 1859 में बनाया गया था। तट के निकट उथले जल के कारण यह पत्तन विशाल पोतों के लिए अनुकूल नहीं है। उथले तल के कारण अनुकूल नहीं है। तमिलनाडु और पुडुचेरी इसके पृष्ठ प्रदेश हैं। मित्रों, हम जब बंदरगाह पढ़ते हैं तो उस बंदरगाह के पृष्ठ प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं और पृष्ठ प्रदेश से तात्पर्य हम जानते हैं कि बंदरगाह के पीछे का वो है भाग जहाँ से निर्यात के लिए वस्तुएं एकत्रित की जाती हैं और आयातित किए हुए माल को, आयात किया हुआ जो माल है उसको खपत के लिए भेज दिया जाता है, वो बंदरगाह का पृष्ठ प्रदेश कहलाता है। इस आधार पर आपको ये 3 बंदरगाहों के बारे में लिखना है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से इनको लिखने का थोड़ा सा एक हौसला मिलेगा, एक मार्गदर्शन मिलेगा, या आप अपने उत्तर को और भी अच्छी तरह से डिजाइन कर सकते हैं। भारत के प्रमुख 4 औद्योगिक प्रदेशों के बारे में बताइए। देखो मित्रों, एक और बात ध्यान रखनी है कि हमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रश्न में उतना ही लिखना है जितना हमसे पूछा गया है। अनावश्यक लिखने की जरूरत नहीं। यदि हमसे 4 पूछा जाता है तो हमें 4 को ही बताना है, क्योंकि हमारा समय बेकार चला जाएगा और हमें 4 के ही आधार पर नंबर मिलने वाले हैं। मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश की बात करेंगे। सबसे पहले यह मुंबई थाने से पुणे तथा नासिक और सोलापुर जिलों के संस्पर्शी क्षेत्रों तक विस्तृत है। तो आपको ध्यान रखना है कि मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश मुंबई, ठाणे, पुणे और नासिक और सोलापुर जिलों के पास में फैला हुआ है। इसका मतलब एक औद्योगिक प्रदेश, एक क्षेत्र है जो मुंबई और पुणे के मध्य में फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त रायगढ़, अहमदनगर, सतारा,
सांगली और जलगांव जिले में औद्योगिक विकास तेजी से हुआ है। इस प्रदेश का विकास मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ था। हमें ध्यान रखना है, मुंबई एक पत्तन है। मुंबई एक सूती वस्त्र उद्योगों का प्रमुख केंद्र है। इसे भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से जाना जाता है। और मित्रों, जब हम औद्योगिक प्रदेश की बात करते हैं तो जहाँ पर एक उद्योग विकसित हो जाता है वहाँ पर अन्य उद्योग विकसित होते हुए चलते हैं। इसलिए हम इसके विकास में सूती वस्त्र उद्योग को बहुत अच्छी तरह से याद रखेंगे। मुंबई में कपास सूती वस्त्र उद्योग के विकास को प्रभावित करता है। आपको बताना होगा कि मुंबई के अंतर्गत या महाराष्ट्र राज्य में कपास का उत्पादन अच्छा होता है, इसलिए सूती वस्त्र उद्योग विकसित हुआ। 1869 में सुएज नहर के खुलने के कारण मुंबई पत्तन के विकास को प्रोत्साहन मिला, क्योंकि सीधा सुएज नहर के विकास से ये यूरोपीय देशों से जुड़ गया। तो इस तरह से भूगोल का प्रश्न जो आपको छोटा है बड़ा है वो एक से दूसरे को जोड़ते हुए लिखना है और बहुत अच्छी तरह से आपको बहुत कम फैक्टों के आधार पर अपने प्रश्न की जो स्थिति है, यानी छोटा प्रश्न है या बड़ा प्रश्न है, वो आराम से विस्तार कर सकते हो। सिर्फ थोड़ा सा आपको अपनी लिखने की तकनीकी पर ध्यान देना है। तो मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश है इसके अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, हुगली औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश की बात हो रही तो हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ है हुगली औद्योगिक प्रदेश। और हुगली औद्योगिक प्रदेश हुगली नदी के किनारे पर हमारा कोलकाता शहर बसा हुआ है। तो आपको यहाँ पर कोलकाता को भी ध्यान रखना होगा। कोलकाता औद्योगिक प्रदेश या हुगली औद्योगिक प्रदेश, आप इसको बहुत अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। वही है जिसको हम कोलकाता के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हुगली नाम आ जाए तो भी वही है और कोलकाता नाम आ जाए तो भी वही है। हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है यह प्रदेश। उत्तर में बांसबेरिया कोलकाता में या यूँ कहें पश्चिम बंगाल में जगह है। बांसबेरिया से दक्षिण में बिड़ला नगर तक लगभग 100 किलोमीटर में फैला हुआ है हुगली औद्योगिक प्रदेश। उद्योगों का विकास पश्चिम में मेदिनीपुर में भी हुआ है। कोलकाता, हावड़ा इस औद्योगिक प्रदेश के केंद्र हैं। कोलकाता और हावड़ा प्रमुख केंद्र हैं इस क्षेत्र के। इसके विकास में ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों ने अत्यधिक योगदान दिया है। मित्रों, जिसकी हम बात कर रहे थे, ऐतिहासिक में आप प्राचीन काल के इतिहास को ले सकते हैं, जो अंग्रेज़ों के समय का इतिहास है उसको भी आप शामिल कर सकते हैं। ये ऐतिहासिक रूप से 1911 से पहले देश की राजधानी था। भौगोलिक स्थिति में ये हमारा नदी किनारे पर है, तटीय क्षेत्र में आता है। आर्थिक दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व है और राजनीतिक दृष्टि से भी, राजनीति में भी इसका विकास में बहुत योगदान है। तो इस आधार पर कोलकाता का विकास होता है। हम आगे बढ़ते हैं इसी को। इसका विकास हुगली नदी पर पत्तन के बनने के बाद प्रारंभ हुआ। बहुत सीधी सी भाषा है। देश में कोलकाता एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है। 1855 में देश में रिसरा में पहली जूट मिल की स्थापना की जाती है भारत में 1855 में। मित्रों, आपको ध्यान रखना है इसके साथ में 1853, 1854 और 1855 ये क्रमशः भारत के विकास में 3 सन आते हैं। तो 1855 में भारत में पहली जूट मिल की स्थापना कोलकाता में होती है, रिसरा में। इस तरह से इस औद्योगिक प्रदेश में जूट उद्योग की स्थापना होती है। जो कि 1853 में भारत में पहली रेल चलती है। सूती वस्त्र उद्योग का विकास मुंबई में होता है। 55 में आपके रिसरा में ये जूट मिल की स्थापना हो जाती है। इस प्रदेश के आधुनिक औद्योगिक समूह के युग का प्रारंभ किया। जूट उद्योग का प्रमुख मुख्य केंद्रीकरण हावड़ा और भटपारा में भी है। इस तरह से आपको ये हुगली औद्योगिक प्रदेश बता देना है। फिर बारी आती है गुजरात औद्योगिक प्रदेश की। गुजरात राज्य में है, सीधा सा है। इस प्रदेश का केंद्र अहमदाबाद और बड़ौदा के बीच है, लेकिन ये प्रदेश दक्षिण में वलसाड और सूरत तक और पश्चिम में जामनगर तक फैला हुआ है। इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, जामनगर और वलसाड क्षेत्र में ये गुजरात औद्योगिक प्रदेश फैला हुआ है। 1860 में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना से 1860 में गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हो जाती है। यह प्रदेश एक महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उद्योग क्षेत्र बन गया। मित्रों, आपको बैकग्राउंड में ध्यान रखना है, ये जो अहमदाबाद है इसे हम भारत का मानचेस्टर कहते हैं। मानचेस्टर
या मैनचेस्टर, कहीं पर मानचेस्टर लिखा हुआ मिलता है, कहीं पर मैनचेस्टर लिखा हुआ है। किसको? अहमदाबाद को। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है, जबकि अहमदाबाद को भारत का मानचेस्टर कहते हैं। इसका मतलब इन दोनों केंद्रों पर बहुत अच्छी मात्रा में सूती वस्त्रोद्योग का विकास हुआ है। कपास उत्पादक क्षेत्र में स्थित होने के कारण इस प्रदेश को कच्चे माल और बाजार दोनों का ही लाभ मिला, जो उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक है। तेल क्षेत्रों की खोज से पेट्रो रसायन उद्योग की स्थापना हुई, अंकलेश्वर, बड़ोदरा और जामनगर में हुई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा अंकलेश्वर, बड़ोदरा और जामनगर तेल उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। मित्रों, यहाँ पर औद्योगिक विकास में हम एक चीज़ और जोड़ेंगे कि यदि किसी उद्योग का विकास करना है तो वहाँ ऊर्जा के साधनों की आवश्यकता पड़ती है, और जहाँ ऊर्जा के साधन होते हैं वहाँ विकास होता है। तो औद्योगिक प्रदेश में इसमें ऊर्जा के रूप में तेल का भी जब भंडारण मिला, तेल का भी उत्पादन होने लगा, तो और अधिक ये विकसित होने लग गया। कांद्रा बंदरगाह ने इस प्रदेश के तीव्र विकास में सहयोग दिया है। कोयले में पेट्रोलियम परिशोधनशाला ने अनेक पेट्रो रसायन उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराया है। औद्योगिक संरचना में अब विविधता आ चुकी है। सूती वस्त्र उद्योग भी है, तेल उद्योग भी है, पेट्रो रसायन उद्योग भी है। इस प्रकार ये देश का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, या यूँ कहें कि भारत के प्रमुख 8 औद्योगिक केंद्रों में से गुजरात औद्योगिक प्रदेश एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। इस तरह से हमारा चौथा औद्योगिक प्रदेश है, जिसको हम गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ प्रदेश के नाम से जानते हैं। इसमें हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली शामिल हो जाती है। देखेंगे आप, खनिजों और विद्युत शक्ति संसाधनों से बहुत दूर स्थित होने के कारण यहाँ उद्योग छोटे और बाजार अभिमुखी हैं। एक बात हम यहाँ पर देखेंगे, जो कि दिल्ली की बात आई है, तो दिल्ली हमारे देश की राष्ट्रीय राजधानी है, और दिल्ली के साथ साथ हम ये बात जानते हैं कि खनिजों की यहाँ पर इतनी अधिक मात्रा नहीं है, और खनिजों की मात्रा नहीं है तो यहाँ पर परिवहन के विकास के कारण और राजधानी क्षेत्र होने के कारण उद्योगों का अधिक विकास हुआ है, जो बाजार मुखी हैं, जो बाजार में जिनकी खपत हो जाती है, क्योंकि उद्योगों की स्थापना के लिए बाजार भी एक महत्वपूर्ण कारक होता है। तो इस आधार पर परिवहन, बाजार, तकनीकी आदि के आधार पर ये औद्योगिक प्रदेश विकसित हुआ है, जिसे हम गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ प्रदेश के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ सूती, ऊनी, कृत्रिम रेशा वस्त्र, हौजरी, शक्कर, सीमेंट, मशीन उपकरण, ट्रैक्टर, साइकिल, कृषि उपकरण, रासायनिक पदार्थ और वनस्पति घी उद्योग हैं, जो कि बड़े स्तर पर विकसित हुए हैं। इसका मतलब बहुत अच्छी तरह से ये उद्योगों के रूप में विकसित हुआ है। सॉफ्टवेयर उद्योग, कंप्यूटर उद्योग एक नई वृद्धि है। दक्षिण में आगरा, मथुरा उद्योग भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो वर्तमान में हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ, आगरा, मथुरा औद्योगिक प्रदेश, तो वो इसी का भाग है। तो आपसे एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि यदि आगरा औद्योगिक प्रदेश है या मथुरा औद्योगिक प्रदेश है तो वो कौन से में आता है? आपको ये गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ वाला प्रदेश बताना है, जो कि औद्योगिक विकास आगरा और मथुरा तक पहुंच गया। नोएडा तो इसका भाग है ही है, जो बहुत पहले से है, जिसको हम गौतम बुद्ध नगर के नाम से जानते हैं, लेकिन ये आगरा, मथुरा तक भी औद्योगिक विकास करते करते आगे पहुंच गया है। इसलिए देश का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र हमारा गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश है। यहाँ मुख्य रूप से शीशे और चमड़े का सामान बनता है। मथुरा तेल परिशोधनशाला कारखाना पेट्रो रासायनिक पदार्थों का संकुल है। प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में गुरुग्राम है, जिसे हम गुड़गामा के नाम से भी जानते हैं, गुरुग्राम है, दिल्ली है, मेरठ है, मोदीनगर है, गाजियाबाद है, अंबाला है, आगरा और मथुरा का नाम लिया जाता है। मित्रों, यहीं पर फरीदाबाद है, यहीं पर गाजियाबाद है, यहीं पर मथुरा है। ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हम कह सकते हैं कि हमारा देश का न केवल ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, बल्कि एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र भी है। इसके पीछे बहुत से कारक जिम्मेदार हैं। तो हम कह सकते हैं देश का एक बहुत ही समृद्ध औद्योगिक प्रदेश हमारा गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ है, जिसके केंद्र में हमारी दिल्ली है, जो वर्तमान की राजधानी है। इस आधार पर हम और इसको आगे बढ़ाते हैं प्रश्न को। अथवा में यदि आपके लिए कोई प्रश्न आ जाता है तो उसको आप देख लीजिएगा, सेलेक्ट कीजिएगा कि आपको कौन सा बेहतर आता है। यद्यपि आपको दोनों सवाल आ रहे होंगे, लेकिन किसको आप बहुत अच्छी तरह से प्रश्न के अनुसार स्पष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर रोपण कृषि और भूमध्य सागरीय कृषि के बारे में बताइए, तो आपको केवल 2 कृषियों के बारे में बताना है। आप देखेंगे रोपण कृषि में क्या है, यूरोपीय लोगों ने विश्व के अनेक भागों का औपनिवेशीकरण किया
तो ये ध्यान रखना है आपको, यूरोप से मतलब है आपका शीतोष्ण कटिबंध के। भूगोल का उत्तर बहुत अच्छी भूगोल की भाषा में दीजिए। यूरोप के लोगों द्वारा, शीतोष्ण कटिबंध के निवासियों द्वारा इस तरह से कृषि का विकास किया गया जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया गया। तो आपका उष्ण भी जुड़ गया, शीतोष्ण भी जुड़ गया कि शीतोष्ण कटिबंध के नागरिकों ने, रहने वालों ने, निवासियों ने, जो मुख्य रूप से यूरोप के थे और उष्णकटिबंधीय देशों में इस कृषि को विकसित किया, औपनिवेशीकरण किया तथा कृषि के कुछ अन्य रूपों की शुरुआत, जैसे रोपण कृषि, पौध लगाकर की जाने वाली कृषि, रोप कर की जाने वाली कृषि, जो बृहद स्तरीय लाभोन्मुख है। बृहद स्तरीय मतलब जिसका बहुत अधिक मात्रा में लाभ मिलता है, बड़े स्तर पर लाभ होता है, उत्पादन प्रणाली है। यूरोपीय उपनिवेशों ने अपने अधीन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चाय, कॉफी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केला और अनानास के पौध लगाए। इसका मतलब आपका एक छोटा प्रश्न यहाँ ये भी तैयार हो जाता है कि रोपण कृषि के अंतर्गत, इसी को मित्रों हम बागाती कृषि भी कहते हैं, इसी को हम हमारी बागानी कृषि के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, रोपण है, बागानी है या बागाती है, जिसमें चाय, कॉफ़ी, कोको, रबड़, गन्ना, केले, अनानास मुख्य रूप से आता है। इसमें कपास को भी शामिल कर देते हैं। इस तरह से 1 वर्ष से अधिक समय तक ये उत्पादन देती है, ऐसी कृषि हमारी रोपण कृषि कहलाती है। बहुत अच्छी तरह से आपको इसको लिखना है। इस कृषि की प्रमुख विशेषता है कि इसमें कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है। कृषि क्षेत्र का आकार विस्तृत होता है, इसमें अधिक पूंजी अधिक लगानी पड़ती है। चूँकि बात हम रोपण कृषि की कर रहे हैं, उच्च प्रबंधन की आवश्यकता होती है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट देखना होता है, प्रबंधन करना होता है, पौध तैयार करनी है, पौध लगाने हैं, श्रमिक देखने हैं, तकनीकी आधार एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह एक फसली कृषि है, ये ध्यान रखेंगे, केवल एक फसल होती है जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर ही संकेंद्रण किया जाता है। जैसे हमने देखा था, या तो चाय है या कॉफ़ी है या नारियल है या केला है, जिसमें किसी एक फसल का उत्पादन संग्रहण किया जाता है। सस्ते श्रमिक मिल्स जाते हैं, श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, सस्ते श्रमिक ढूंढे जाते हैं, कुशल ढूंढे जाते हैं, क्योंकि जितना अधिक उत्पादन होगा, जितनी अधिक आय होगी, आय अधिक बढ़ेगी, आय अधिक बचेगी, तो उत्पादन सफल होता है, तो लाभ होता है। कहने का मतलब लाभ के लिए सस्ते श्रमिक लिए जाते हैं एवं यातायात विकसित होता है, क्योंकि निर्मित माल को बाजार तक, कच्चे माल को उद्योग तक, इस तरह से आवश्यकता वाले स्थानों तक पहुंचाने के लिए, किसी भी वस्तु को पहुंचाने के लिए परिवहन के साधनों की आवश्यकता होती है। मित्रों, उद्योगों के विकास में एक परिवहन लागत भी महत्वपूर्ण कारक है, जिसके द्वारा बागान एवं बाजार सुचारू रूप से जुड़े होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। रोपण कृषि के अंतर्गत फ्रांस वासियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफ़ी एवं कोकोआ की पौध लगाई थी। ब्रिटेन वासियों ने भारत एवं लंका में चाय के बागान लगाए थे। मलेशिया में रबड़, मित्रों मलेशिया में रबड़, एशिया के देश हैं। बाघ एवं पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना, जो आपका पश्चिमी द्वीप समूह है जिसके अंतर्गत क्यूबा आता है, वेस्ट इंडीज वाला क्षेत्र है, वहाँ गन्ना एवं केले के बागान लगाए गए, विकसित किए गए। स्पेन एवं अमेरिका वासियों ने फिलीपाइंस में नारियल व गन्ने के बागान लगाए। इंडोनेशिया में एक समय गन्ने की कृषि में हॉलैंड वासियों का एकाधिकार था। ब्राज़ील में अभी भी कुछ कॉफ़ी के बागान, जिन्हें हम फेजेंडा कहते हैं, यूरोप वासियों के नियंत्रण में हैं। मित्रों, इस तरह से आपके कितने छोटे प्रश्न इसमें जुड़ जाते हैं। यदि छोटा प्रश्न आता है तो वो भी इससे हल हो जाएगा, और रोपण कृषि का बड़ा प्रश्न आता है तो इसमें आपको ये विभिन्न फैक्ट दे देने हैं। रोपण कृषि का कंसेप्ट आपका बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट होना चाहिए एक लाइन में, कि मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये की जाती है और शीतोष्ण कटिबंधीय देशों के नागरिकों ने इसको संचालित किया था। ये हमारी एक लाइन बनती है। आगे हम बढ़ते हैं, भूमध्य सागरीय कृषि की बात करते हैं। भूमध्य सागरीय कृषि विश्व में भूमध्य सागर के आसपास की जाती है, इसलिए इसको भूमध्य सागरीय कृषि के नाम से जाना जाता है। ये इसका संक्षिप्त परिचय होता है। अति विशिष्ट प्रकार की कृषि है। इसका विस्तार भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्रों में है, जो दक्षिणी यूरोप से उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनीशिया से अटलांटिक तट तक फैला हुआ है। भूमध्य सागर के आसपास की जाती है। भूमध्य सागर के दक्षिण में आपका अफ्रीका है
और उत्तर में आपका यूरोप है, उसके आसपास ये की जाती है। शीतोष्ण कटिबंध में है। मूल रूप से इसके लिए आप लोग एक चीज़ और देख सकते हैं, 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों पर, अक्षांशों का मतलब उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांशों पर मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। और ये कृषि दुनिया में अपने प्रकार की अलग कृषि है जो अपनी पहचान बनाए हुए है। आगे हम इसको देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी भागों, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम भाग में है खट्टे फलों की कृषि के लिए, खट्टे रसदार फलों की कृषि के लिए, अंगूरों की कृषि के लिए, जिनसे रस निकलता है रसदार, खट्टे रसदार फलों के लिए ये कृषि जानी जाती है, जिसे हम भूमध्य सागरीय कृषि के नाम से जानते हैं। अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। अंगूर खट्टे फल रसदार फलों के लिए ये जानी जाती है। इस क्षेत्र के कई क्षेत्रों में अच्छे किस्म के अंगूरों से उच्च गुणवत्ता वाली मदरा, शराब बनती है, का उत्पादन किया जाता है। निम्न श्रेणी के अंगूरों को सुखाकर मुनक्का और किशमिश बनाई जाती है। मित्रों, इसलिए कभी कभार हम सोचते हैं कि जो हमारा फ्रांस देश है, इटली है, ब्रिटेन है, ये इसके आसपास के क्षेत्र हैं जहाँ पर अच्छे अंगूरों से और मदरा बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है। तो निश्चित रूप से उसकी जो गुणवत्ता है वो अलग प्रकार की होती है। अंजीर एवं जैतून, जी हाँ मित्रों, ये भी ध्यान रखना, अंजीर एवं जैतून की कृषि भी यहाँ पर उत्पन्न होती है। रसदार फल होते हैं तो है ही, लेकिन अंजीर और जैतून के लिए भी जानी जाती है। शीत ऋतु में जब यूरोप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों एवं सब्जियों की मांग होती है तब इस क्षेत्र से पूर्ति की जाती है। तो यहाँ पर ये बात आपको भूमध्य सागरीय कृषि के साथ जोड़ना है। इस तरह से हम भूमध्य सागरीय कृषि, रोपड़ कृषि या और जो हमसे पूछा गया उसका उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय जल नीति की मुख्य विशेषताएं बताते हुए, राष्ट्रीय जल नीति की मुख्य विशेषताएं बताते हुए जल क्रांति अभियान को स्पष्ट कीजिए। आपका बड़ा प्रश्न है 4 नंबर का। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति जो 2002 में बनी थी, एक तो फैक्ट ये आपको याद रखना ही है। राष्ट्रीय जल नीति 2002, जल आवंटन की प्राथमिकताएं विस्तृत रूप से निम्नलिखित क्रम में निर्दिष्ट की गई। पेयजल मित्रों, जल की जब बात आती है और पेयजल की बात ना हो तो ये थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा, इसलिए राष्ट्रीय जल नीति सबसे पहले हमारे पेयजल पर ध्यान देती है, सिंचाई पर देती है, जल शक्ति पर ध्यान देती है, जल विद्युत शक्ति पर, नौकायन पर ध्यान देती है, औद्योगिक विकास पर देती है और इसके अलावा अन्य उद्योगों पर विकास पर ध्यान देती है, मछली पालन पर भी ध्यान देती है, परिवहन पर भी ध्यान देती है। तो राष्ट्रीय जल नीति के अंतर्गत आपको ये प्राथमिकता से क्रम बताने हैं कि राष्ट्रीय जल नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी, राष्ट्रीय जल नीति का क्या उपयोग है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इस नीति में जल व्यवस्था के लिए प्रगतिशील नए दृष्टिकोण निर्धारित किए गए हैं। इसके मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं। सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में पीने का जल घटक में सम्मिलित करना चाहिए, जहां पेयजल के स्रोतों का कोई भी विकल्प नहीं है, जो कि मानव के परम आवश्यकताओं में से या मूलभूत आवश्यकताओं में भोजन, वस्त्र और आवास है। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ जल है वहाँ जीवन है, तो जल ही जीवन है। तो इस रूप में राष्ट्रीय जल नीति हो या अंतर्राष्ट्रीय जल नीति हो, सबसे पहले पेयजल के को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाएगा। तो इस तरह से राष्ट्रीय जल नीति ने भी इसको ध्यान में रखा। पेयजल सभी मानव जाति और प्राणियों को उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता है। जी हाँ मित्रों, आपको कभी कभार ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि राष्ट्रीय जल नीति का की सबसे प्रमुख प्राथमिकता क्या है। उसमें सिंचाई भी हो सकती है, उसमें जल विद्युत भी हो सकती है, उसमें मछली पालन भी हो सकता है, उसमें परिवहन भी हो सकता है, लेकिन पहली आवश्यकता आपकी प्राथमिकता क्या होगी? पेयजल होगी। भौम जल के शोषण को सीमित और नियमित करने के लिए उपाय करने चाहिए। सतह और भौम जल दोनों की गुणवत्ता के लिए नियमित जांच होनी चाहिए। जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक चरणबद्ध क्रम से कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। जल के सभी विविध प्रयोगों में कार्य क्षमता सुधारनी चाहिए। दुर्लभ संसाधन के रूप में जल के लिए जागरूकता विकसित करनी चाहिए और शिक्षा, विनिमय, उपक्रमणों, प्रेरकों और अनुक्रमणों द्वारा संरक्षण चेतना बढ़ानी चाहिए। जन चेतना बिना भी काम नहीं चल सकता। इस तरह से इस जल नीति के ये प्रमुख कार्य हैं। जल क्रांति अभियान को यदि हम संक्षिप्त में बताएं तो ये कह सकते हैं कि जल एक पुनः उपयोगी संसाधन है। जल जो हमें प्राप्त होता है, वर्षा से प्राप्त होता है, वो बहकर महासागरों में चला जाता है, पुनः एक क्रम से हमें प्राप्त होता रहता है। तो एक पुनः उपयोगी संसाधन है, लेकिन इसकी उपलब्धता सीमित है, क्योंकि जो वर्षा का जल है वो हमारे लिए उपयोग में सीधा नहीं आता है, वो बहकर चला जाता है। वर्षा जल से तात्पर्य हमारा
मीठे जल से है, जो अलवणीय जल है जो मानव के उपयोग में आता है उससे है, तथा आपूर्ति और मांग के बीच अंतर समय के साथ बढ़ता जाएगा। वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन दुनिया के कई क्षेत्रों में जल तनाव की स्थिति पैदा कर देगा। भारत की एक खास स्थिति, भारत की स्थिति जो उष्णकटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध में है, उच्च जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है। भारत जनसंख्या की समस्या से जूझ रहा है, या यूँ कहें जनसंख्या वृद्धि की समस्या है, और तेज़ी से आर्थिक विकास के साथ पानी की बढ़ती मांग है। हम कह सकते हैं कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या है, तो विश्व के कई देश ऐसे हैं जहाँ जनसंख्या की कमी की समस्या है। इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि पानी की बढ़ती मांग है। जल क्रांति अभियान भारत सरकार द्वारा 2015-16 में आरंभ किया गया, ये ध्यान रखना है अपने को, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। बहुत सीधे शब्दों में, बड़े सरल शब्दों में अपनी भाषा में इसको लिखना है। 2015-16 में आरंभ किया गया। जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लोग पारंपरिक तरीकों से जल संरक्षण और प्रबंधन सुनिश्चित करते हैं। बड़ी सरल भाषा में अच्छी तरह से उत्तर देना है। जल क्रांति अभियान का लक्ष्य स्थानीय निकायों और सरकारी संगठन एवं नागरिकों को सम्मिलित करके इस अभियान के उद्देश्य के बारे में जागरूकता फैलाना है। जल क्रांति अभियान एक क्रांति की तरह, केवल हम क्रांति की बात करते हैं तो 1857 की क्रांति नहीं, अगस्त क्रांति नहीं, स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांति नहीं। जब जल क्रांति की बात आती है तो जल को इस तरह से आम जन तक पहुंचाया जाए जिससे वो इसमें जुड़ सकें, तो ये इसका उद्देश्य है। जल क्रांति अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां प्रस्तावित की गई हैं। आप देखिए, जल ग्राम बनाने के लिए देश के 672 जिलों में से प्रत्येक जिले में एक ग्राम जिसमें जल की कमी है उसे चुना गया है। इस तरह से जल ग्राम 672 में से आपको एक ग्राम चुनना है। 672 जिलों में से प्रत्येक जिले में एक ग्राम, इसका मतलब 672 ग्राम आपके हो जाएंगे। भारत के विभिन्न भागों में 1000 हेक्टेयर मॉडल कमांड क्षेत्र की पहचान की गई है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, दक्षिण राजस्थान, गुजरात, पश्चिम उड़ीसा, पूर्व में मेघालय और उत्तर पूर्व में, इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से पहचान की गई है। तो आप सीधा इसको सरल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और मेघालय में जल क्षेत्रों के कमांड क्षेत्रों की पहचान की गई है। जल क्रांति अभियान 2015-16 के अनुसार प्रदूषण को कम करने के लिए जल संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण की व्यवस्था की गई है। भूमिगत जल प्रदूषक को कम करना, भूमिगत जल प्रदूषण तो सामान्य रूप से किसी का भी हो उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है और प्रदूषण को रोकना भी है, तो ये जल प्रदूषण से भी जुड़ा हुआ है। भूमिगत जल को प्रदूषित होने से बचाना है। देश के चयनित क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त कुओं का निर्माण करना है, ये भी हमें ध्यान रखना है। लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए जनसंचार माध्यम, रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया, पोस्टर, प्रतिस्पर्धा, निबंध प्रतियोगिता आदि माध्यम हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि किसी भी कार्य को जब संचालित किया जाता है तो उसको प्रचार करने के लिए, उसको पहुंचाने के लिए, हम लोग इसको यूँ कहें कि वो आम जन तक पहुंचाने के लिए उसका प्रचार करना बहुत आवश्यक है। जल क्रांति अभियान इस तरह से बनाया गया है कि जल सुरक्षा द्वारा खाद्य सुरक्षा और आजीविका प्रदान की जाए। इस तरह से जल क्रांति अभियान और राष्ट्रीय जल नीति को आपको स्पष्ट करना होगा। यदि इस प्रश्न को आप हल करते हैं, आपकी परीक्षा में आता है, तो मित्रों प्रयास ये किया गया है कि इनसे आप बहुत अच्छी तरह से अपने उत्तर को बहुत अच्छी भाषा में अपने शब्दों में डिजाइन करें। अपने शब्दों में डिजाइन करने के बाद बहुत अच्छे लेख से लिखें ताकि एग्जामिनर आपके उत्तर को देखकर खुश हो, प्रसन्न हो और पूरे नंबर दे। विश्व के प्रमुख रेल मार्गों के बारे में बताइए। अब आपको परिवहन के लिए फिर अथवा में एक प्रश्न दिया गया है, करना उनमें से एक है, लेकिन आप इसको भी चुन सकते हैं। पार साइबेरियन रेल मार्ग जो साइबेरिया से जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छी तरह से इसको आपको ध्यान रखना है। फैक्ट से है मूल रूप से, रूस का यह प्रमुख रेल मार्ग पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक है। तो आप बहुत अच्छी तरह से लिखिएगा, सेंट पीटर्सबर्ग से प्रारंभ होकर और प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है, जिसमें ये रूस की राजधानी मॉस्को को जोड़ता है, कजान को जोड़ता है, ट्यूमिस को जोड़ता है, नोवोसिबिर्स्क को जोड़ता है, चीता शहर है ये चीता शहर को जोड़ता है और खबरोवस्क को जोड़ता है। मॉस्को, कजान,
ट्यूमेन, नोवोसिबिर्स्क, चीता, खबरोवस्क को जोड़ता हुआ व्लादिवोस्टॉक तक चला जाता है सेंट पीटर्सबर्ग से। इस तरह से विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो पारमाद्वीपीय रेल मार्ग की श्रेणी में आता है वो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक तक है। यह एशिया का सबसे महत्वपूर्ण और विश्व का सर्वाधिक लंबा 9,322 किलोमीटर है। दोहरे पथ से युक्त है, दोहरे पथ का है। सामान्य रूप से इसको एक पथ का बचाया गया था, फिर दोहरे पथ का किया गया और 1905 में ये कार्य होता है। दोहरे पथ से युक्त विद्युतीकृत है, पारमाद्वीपीय रेल मार्ग है। इसने अपने एशियाई प्रदेश को पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से जोड़ा है। यह रेल मार्ग यूराल पर्वत, ओब, यनीसी नदियों से गुजरता है। तो ये आपको इसकी स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। ये हमारा पारमाद्वीपीय रेल मार्ग है जो सेंट पीटर्सबर्ग से प्रारंभ होता है, बाल्टिक सागर के तट पर स्थित है। बाल्टिक सागर आपका अटलांटिक महासागर का है, ये वाला भाग आपका यूरोप का है। सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को जाता है, मॉस्को से कजान, कजान से ये ट्यूमेन, ट्यूमेन से ओमस्क, ओमस्क से नोवोसिबिर्स्क, क्राइस्कस, ओगर्स, चीता शहर, चीता शहर से होता हुआ ये व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। इधर आपका ये प्रशांत महासागर आ जाता है। इस तरह से आप इसको, यदि बड़ा प्रश्न आता है, निबंधात्मक आता है, तो आप इसका एक छोटा या जितना आपको आता है उतना मानचित्र बना सकते हैं। यूरोप और एशिया से जुड़ता हुआ, इधर अटलांटिक महासागर, उधर प्रशांत महासागर को विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग 9,322 किलोमीटर ये आपको बताना है। मित्रों, इस तरह से आप अपने उत्तर को लिख सकते हैं। पार कनाडियन रेल मार्ग है जो कनाडा से जुड़ा हुआ है। कनाडा हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर जो भाग है वो कनाडा का है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का है, एक अच्छा देश है जो कनाडा के लिए है। तो कनाडा में ये रेल मार्ग है, 7,050 किलोमीटर लंबा है। पूर्व में हैलीफैक्स, इसका मतलब अटलांटिक तट पर स्थित हैलीफैक्स से आरंभ होकर मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग, कैलगरी होता हुआ पश्चिम में प्रशांत तट पर स्थित वैंकूवर तक जाता है। तो हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है आपका पार कनाडियन रेल मार्ग। इसका निर्माण 1886 में मूल रूप से एक संधि के अंतर्गत पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया को राज्यों के संघ में सम्मिलित करने के उद्देश्य से किया गया। ये भी अपने को ध्यान रखना है। बाद के वर्षों में क्यूबेक, मॉन्ट्रियल औद्योगिक प्रदेशों के प्रेरीज प्रदेश की गेहूं मेखला, गेहूं पेटी और उत्तर में शंकुधारी वन प्रदेश से जोड़ने के कारण इस रेल मार्ग का महत्व बढ़ गया। मित्रों, हम यदि कनाडा की बात करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो विश्व में सभी जानते हैं कि वो एक विकसित राष्ट्र है, विकसित देश है, उसके बहुत अधिक विकास हुआ है, राजनीति भी उसकी चलती है। लेकिन कनाडा भी उससे कम नहीं है। कनाडा भी संयुक्त राज्य अमेरिका के पड़ोसी देश है और वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में अपना ये विनिपेग है जो गेहूँ उद्योग के लिए जाना जाता है, गेहूं की मंडी के लिए जाना जाता है। उसमें ये पार कनाडियन रेल मार्ग हमें याद रखना है। आप देखेंगे कि इधर से यदि इसको शुरुआत करें तो हैलीफैक्स से लेकर ये क्यूबेक जाता है, क्यूबेक से मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल से कनाडा की राजधानी ओटावा जाता है, ओटावा से सडबरी, सडबरी से विनिपेग जो विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है, रेगिना जाता है, रेगिना से कैलगरी जाता है, कैलगरी से कैमरोल होते हुए और ये यहाँ पर वैंकूवर तक पहुँचता है। तो हैलीफैक्स अटलांटिक सागर से और इधर वैंकूवर आपका प्रशांत महासागर तक, ये कनाडा के मध्य में फैला हुआ है। कनाडियन रेल मार्ग इसको जानते हैं। बहुत अधिक आर्थिक विकास, या यूँ कहें कि कनाडा का विकास इससे जुड़ा हुआ है। अगला हम देखते हैं संघ और प्रशांत रेल मार्ग। यह रेल मार्ग अटलांटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क यानी यूएसए का ये मार्ग है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में क्लीवलैंड, शिकागो, ओमाहा, इवांस, ऑगडन, सैक्रामेंटो से होते हुए प्रशांत तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को तक ये जाता है। मित्रों, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका का बहुत ही विकसित रेल मार्ग है जो न्यूयॉर्क से प्रारंभ होकर और सैन फ्रांसिस्को तक जाता है। चूँकि हम लोग इसी रूप में इसको याद रख सकते हैं। यदि ट्रांस साइबेरियन की बात आती है तो आप पश्चिम से पूर्व की तरफ चलें, और यदि कनाडा की बात आती है और इस यूएसए वाले के संघ और प्रशांत रेल मार्ग की बात आती है तो आप पूर्व से पश्चिम की तरफ चलें। कुछ इनके शहरों को आपको ध्यान में रखना है। इस मार्ग द्वारा किए जाने वाले सर्वाधिक मूल्यवान निर्यात अयस्क, अनाज, कागज, रसायन और मशीनरी हैं। सीधा सा है, परिवहन का साधन है, तो विभिन्न आवश्यकता की वस्तुएं, आयात निर्यात की वस्तुएं इनसे संचालित होती हैं। न्यूयॉर्क से प्रारंभ होता है, न्यूयॉर्क से प्रारंभ होकर ये आपका शिकागो जाता है, शिकागो से ये इस तरह से आता हुआ और सैन फ्रांसिस्को तक जाता है। यहाँ से एक लॉस एंजल्स तक भी चला जाता है। इस आधार पर ये आपको
ध्यान रखना है कि उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य से होता हुआ संघ और प्रशांत रेल मार्ग है और एक कनाडा में कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग है। तो इस तरह से आप पार महाद्वीपीय रेल मार्ग को पढ़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, यह रेल मार्ग पश्चिमी तट पर स्थित पर्थ से आरंभ होकर कालगुरली कूर्गारली जो सोने की खान है ब्रोकन हिल को पार करता हुआ पोर्ट अगस्टा से होता हुआ पूर्वी तट पर स्थित सिडनी को मिलाते हैं। या हम कह सकते हैं पर्थ से सिडनी तक ऑस्ट्रेलिया में एक रेल मार्ग है जो ऑस्ट्रेलिया में पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहलाता है। महाद्वीप के दक्षिणी भाग के आर पार पश्चिम से पूर्व को जाती है। इस तरह से ये आपका है। आप देखते हैं पश्चिम में यहाँ से पर्थ है, पर्थ से ये प्रारंभ होता है, पर्थ से प्रारंभ होकर कालगुरली कूर्गारली और इस तरह से ये होता हुआ और यहाँ पर सिडनी तक पहुँचता है, पर्थ से सिडनी तक। इसको भी आप लोग इस तरह से याद रखें। एक शाखा इसकी यहाँ पर मेलबोर्न में चली जाती है जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो पर्थ से सिडनी तक आपका ऑस्ट्रेलियन पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। मित्रों आगे बढ़ते हैं। ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग, यह लाइन पेरिस से, फ्रांस की राजधानी पेरिस से प्रारंभ होकर स्ट्रेसबर्ग, म्यूनिख, वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड होता हुआ इस्तांबुल तक जाता है। तो पेरिस से इस्तांबुल तक ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है। इस एक्सप्रेस लाइन द्वारा लंदन से इस्तांबुल तक लगने वाला यात्रा समय समुद्री मार्ग से लगने वाले 10 दिनों की तुलना में 96 घंटे रह गया। जो 10 दिन में पहुंचते थे वो 3 दिन में पहुंच जाते हैं, अधिकतम 4 दिन में। इस रेल मार्ग द्वारा होने वाले प्रमुख निर्यात पनीर, सुअर का मांस, जई, शराब, फल और मशीनरी हैं। जो जिस क्षेत्र में जितना अधिक उत्पादन होता है, जिस चीज़ का उत्पादन होता है उसको निर्यात करते हैं, जिसकी आवश्यकता होती है उसको मंगा लेते हैं। ये पेरिस से, फ्रांस की राजधानी पेरिस से प्रारंभ होकर और तुर्की की राजधानी इस्तांबुल तक जाता है। इसे हम ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग के नाम से जानते हैं। मित्रों अगला प्रश्न है आपका, दिए गए विश्व के मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। आपको व्लादिवोस्टोक दिखाना है, न्यू ऑरलियंस दिखाना है, डरबन दिखाना है, टोक्यो दिखाना है। आपको कम से कम 50-100 स्थान ऐसे आने चाहिए जो आप उसको मैप में बता सकते हैं। सबसे पहले हम व्लादिवोस्टोक की बात करते हैं। तो व्लादिवोस्टोक आपका यहाँ पर है और इसको आप लिख सकते हैं, व्लादिवोस्टोक को बताएंगे। दूसरा है आपका न्यू ऑरलियंस बंदरगाह है। ये आपका न्यू ऑरलियंस बंदरगाह यहाँ पर है जो आपकी मैक्सिको की खाड़ी के तट पर है और इस तरह से एक बहुत प्रसिद्ध न्यू ऑरलियंस बंदरगाह है। यहाँ पर ये डरबन है, ये आपको बताना है, अफ्रीका का शहर है डरबन जो बहुत ही पर्यावरणीय सम्मेलनों के लिए जाना जाता है। और टोक्यो है जो जापान की राजधानी है। इस तरह से जापान की राजधानी आपको टोक्यो बतानी है। 4 आते हैं आपके लिए, आप लोग कम से कम 50-60 स्थानों को जान जाएं, उनमें से आपको एक मिलने की संभावना होती है। आगे हम अगले बात करेंगे इसके अंतर्गत भारत के मानचित्र। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्न को दर्शाई है। इसमें पारादीप है, कानपुर है, नई दिल्ली है, कन्याकुमारी है। सामान्य रूप से इनमें से आपको देखना है। पारादीप आपका उड़ीसा के अंतर्गत यहाँ पर आता है तो पारादीप बता देंगे आप। कानपुर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है, नई दिल्ली आपकी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है और कन्याकुमारी आपके इस स्थान पर है। तो इस तरह से आपको ये चारों शहर, चारों स्थान बताने हैं। मानचित्र आपको मिलता है। इसके भी आपको यदि सही बताते हैं स्थिति तो आपके पूरे नंबर मिलते हैं। मित्रों ये था हमारा एक मॉडल पेपर जिसको हमारे परिष्कार परिवार के लोगों ने तैयार किया है आपके लिए। आपकी बहुत अच्छी तैयारी है ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। फिर भी हमारे द्वारा जो तैयार किया गया मॉडल पेपर है उसको आप ज़रूर देखिए। इससे हो सकता है आपके परीक्षा में जो आने वाले प्रश्न हैं उस प्रश्नों को हल करने में आपको निश्चित मदद मिलेगी और आप अपने उत्तर को बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी भाषा में, मौलिकता के साथ जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की गाइडलाइन है उसके अनुसार दे सकते हैं। आप बहुत अच्छी तरह से पास हों, बहुत अच्छी परसेंटेज बने। आपके लिए परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं परिष्कार परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आपके पेपर अच्छे हों, आपकी परसेंटेज अच्छी बने और आप अपने विकास में निरंतर अपने आप को आगे ले जाएं। इसी के साथ मित्रों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और इसी के साथ आपका पुनः एक बार बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद।